तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये हम सबको पता है भाई। अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। तो अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से समझना चाहूँ तो उससे भी समझ सकता हूँ और मैं प्रूविंग दूसरे तरीके से भी करूँगा। अगर वेन डायग्राम में देखें हम तो ए यूनियन बी मेरा ये वाला पोर्शन होता है। अगर मेरा ए ये है बी ये है तो अंदर वाला सारा पोर्शन ए यूनियन बी है। अब जब मैं यूनिवर्स ले लूँगा तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो मेरा सारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा क्योंकि ए यूनियन बी अंदर वाला है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सारा ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है जी। अब मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो इसके लिए मैं एक नया बना लेता हूँ। तो अगर मैं ए ये ले लूँ और बी ये ले लूँ, राइट, और फिर से एक यूनिवर्स बना दूँ तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ये सारा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट आसान हो देखना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ये सारा जो भी ए में नहीं है दैट इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी में नहीं है। तो जो बी में नहीं है उसको हम वर्टिकली ऐसे लगा लेते हैं येलो से। अब बी में ये नहीं है लेकिन इसको यहाँ से मुझे लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो दिस इज माय बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो अब आप देखो जब मैं दोनों की इंटरसेक्शन करूंगा तो जहां जहां मेरा चेक आ रहा है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। तो आप देखो ए के अंदर मेरी इंटरसेक्शन कहीं पे भी नहीं हो रही, अंदर बाहर हो रही लेकिन अंदर नहीं हो रही। ऐसे ही मेरी बी के भी बाहर हो रही है, अंदर कहीं नहीं हो रही। तो अगर मैं ऊपर वाले के साथ इसको कंपेयर करूं तो दैट मीन्स मेरे दोनों बराबर है, ठीक है जी। तो दोनों ये मेरे वेन डायग्राम से तो क्लियर है कि ये दोनों केसेस मेरे बराबर हैं। अब इसको हम कंसेप्चुअली कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम अपना वही लॉजिक रखते हैं कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड का सबसेट बनाऊंगा और राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट बनाऊंगा। तो इन दोनों से क्या निकल के आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेरे बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में मेरा पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, बिलोंग टू है, अगर ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ता है तो यानी कि दिस इम्प्लाइज ये ए यूनियन बी के अंदर नहीं पड़ेगा, डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट जब मैं हटाऊंगा तो डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। अब वेन डायग्राम में आप देखो, अगर मेरी कोई चीज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ रही है, मतलब यहां पड़ रही है, तो ए यूनियन बी में नहीं पड़ेगी ना वो अंदर। तो इसको कॉम्प्लीमेंट को आप कंसेप्चुअली ऐसे लिखते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको सिंपली खोल देते हैं। x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। नॉर्मल जो हम यूनियन को खोलते हैं और के साथ। अब ये स्टार स्टेप है। अगला क्या है, अब मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। x विल बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब स्पेशल चीज जो आपने नोट करनी है और मैं उसको अलग कलर में लिख रहा हूं, और की जगह जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो एंड बन जाता है, ठीक है जी। और की जगह आपका एंड बन जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होगा, एंड x विल बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा x विल बिलोंग टू a इंटरसेक्शन x विल बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। तो ये मेरा राइट हैंड साइड आ गई।
चला मैं लेफ्ट से राइट आ गई, तो दिस इम्प्लाइज कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा 1 आ गया। तो यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें? अब सिमिलरली मैं क्या करता हूं, मैं y बिलोंग्स टू, लेट y बिलोंग्स टू, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा, यहां से मेरा निकल के आ रहा है कि y विल बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की एंड हो जाएगी, एंड y विल बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कॉम्प्लीमेंट हटा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, y विल बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट की जगह a, राइट। और जो हमारा कलर चेंज करके फिर से एंड क्या बन जाएगा, और। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि एंड y विल बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट से b में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, और को यूनियन बना दिया। और अब मैं कॉम्प्लीमेंट में चेंज करूंगा, इसे डज नॉट बिलोंग टू चेंज कर दूंगा मैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे पहुंच गए। तो इससे क्या निकल के आया, दिस इंप्लाइज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज माई 2। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों से मेरा क्या निकल के आ रहा है जी, फ्रॉम 1 and 2 a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज प्रूव्ड, डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। हाँ जी, किसी को डिस्कशन चाहिए तो हम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर बेसिक यहाँ पे समझ है तो आप इसको यहीं पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहीं करो, आप यहाँ छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे आप और कर दो। कैसे बनी है बात कि मेरा x जो है a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब x मेरा a को भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड एट द सेम टाइम वो b को भी बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट वाला केस ही हट गया, आप सिंपल एंड यहीं से शुरू हो गया। और सिमिलरली इधर क्या हुआ, इधर मेरा y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं कि y जो है किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो मतलब y जो है a कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर y b कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है जी, समझ आ गया। तो सेकंड लॉ जो मेरा है उसमें ट्राई करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्या है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट अगर है तो दैट विल a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमें पता है जी, तो फटाफट इधर वेन डायग्राम से देख लेते हैं। दोनों मैं साथ साथ ही बना रहा हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ऊपर वाली लेफ्ट हैंड के लिए देखें क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b मेरा ये बीच वाला एरिया है, ये वाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं इसका। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट तो मेरा सारा ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है जी। a इंटरसेक्शन b को छोड़ देते हैं, बाकी सारा आ रहा है। और राइट हैंड साइड पे a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो फिर से a का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं मैं। अच्छा, a और b लिख देता हूं मैं, a ये है, b ये है, a ये है, b ये है। तो इधर क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो ये सारा आ रहा है। अब b कॉम्प्लीमेंट अगर लिखते हैं तो b कॉम्प्लीमेंट का कलर चेंज कर लेते हैं, और b कॉम्प्लीमेंट a के अंदर से सारा जाएगा। चलो, अब मेरा यूनियन करेंगे जब हम a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट की,
तो आप देखो अब यूनियन है, क्योंकि अब सिर्फ चेक नहीं लेंगे हम, अब हम सारा लेंगे, चाहे वो ए का आ रहा है चाहे बी का, एक लाइन भी जहाँ आ रही है वो ले रहे हैं। तो फिर से हम देख सकते हैं सिर्फ मेरा जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसमें कोई लाइन नहीं आ रही, बाकी सब में मेरी लाइन आ रही है। ठीक है जी, तो ये दोनों बराबर आ गए, राइट। तो वेन डायग्राम से तो क्लियर है। आगे चलते हैं, हमने जो लॉजिक बनाए थे उसी के हिसाब से चलते हैं। अब लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b को x नहीं बिलोंग करेगा। अब जब मैं डज नॉट बिलोंग टू खोलूंगा, तो जब मैंने यूनियन को एंड खोला था तो अब मैं इंटरसेक्शन को और खोलूंगा, और इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि क्या हमने ठीक करा है कि नहीं करा है, क्योंकि यही लॉ बनाया ना हमने पीछे। और अगर मैं इसको और करके अब क्या करता हूं, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, और ये मेरा आ गया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन x बिलोंग्स टू, सॉरी आप इसको मैंने गलत लिख दी लाइन, सीधा कर देते हैं, x बिलोंग्स टू a और b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दूसरी तरफ लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y विल बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट और y विल बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब हुआ y डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी फिलहाल हमने क्या करना है, और ही चलने देना है, इसको वेरीफाई भी करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू बी। अब जब मैं करूँगा अपने जो हमने सीखा पीछे क्या, कि डज नॉट बिलोंग टू और किस में कन्वर्ट होगा, और जो मेरा है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, अब यानी कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी अचीव हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको अगर 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव अचीव्ड कि a कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट में पहले लिख रहा हूँ, a यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा अचीव हो गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, सॉरी। और इसमें सबसे पहले कैसे होता है, जैसे 10th क्लास में होता है उस टाइप से नहीं होता। इसमें 1 2 3 4 एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। एक ही एक्सरसाइज होती है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता भी चल जाता है कैसे सॉल्व करने हैं। तो एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप एक लेवल अप कर सकते हैं, और उसके बाद आप लास्ट 10 ईयर टाइप के क्वेश्चंस करके देख सकते हैं कि उनमें आता क्या है। ओके, तो जैसे शॉर्ट आंसर टाइप है इसमें फर्स्ट चैप्टर के बेस पे, सेट्स वाले पे, ये क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये सब अब आपको आते हैं, देखो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ भी है, क्या है, फर्स्ट वाला है, जैसे सेकंड वाला तो आसान से ही दिख रहा है। फर्स्ट वाले में देखो क्या है, a इज इक्वल टू x इज अ पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सच दैट पे ऐसी लाइन भी लगा देते हैं। तो लेस देन 10, तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन 10 है, तो मेरा a सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो a मेरा सॉर्ट ऑफ 1 2 3 अप टू 9 बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अच्छा इसके साथ देखो अभी नहीं बना, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। आगे एंड भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 raised to power x - 1 इज एन ऑड नंबर। तो ये जो मैं x लूँगा,
राइट, जो 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 करके देखना पड़ेगा मुझे, तो वो ऑड नंबर। पर आप खुद ही देखो, इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, 2 की तो कोई भी पावर मैं लूँगा हमेशा इवन नंबर ही आएगी, और उसमें से 1 कम कर दूंगा तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2 की पावर 1 डालेंगे तो 2 आएगी, माइनस 1 डालेंगे तो ऑड आ गया। ऐसे ही 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3 आ गया। तो ऐसी सारी पावर्स मेरी क्या आने वाली हैं, इवन माइनस 1 ऑड ही आने वाला, क्योंकि 2 रेज टू पावर x विल ऑलवेज बी इवन। तो मतलब सेट यही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो चीज़ें वही हैं, हल्के हल्के उसने कंडीशंस को चेंज कर दिया। राइट, सेकंड आप बड़े आराम से कर लेंगे इस टाइप से। तो अब ये आप करते रहेंगे। नेक्स्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा है, अब इसके आगे आप सारे अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके होमवर्क है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ट्रू और फॉल्स करने हैं, आप ये सब अपने आप करेंगे। किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। ठीक है, सिंपल है ये। अब ये सारे सिंपल चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल 3, राइट, ये भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप आते हैं, तो आपको ये करने आने चाहिए। अब फोर्थ के सेकंड क्या बोल रहा है, फोर्थ का सेकंड कर रहे हैं डिस्कस अब हम। फोर्थ का सेकंड, राइट द सबसेट ऑफ बी ऑफ एन, राइट द सबसेट बी ऑफ एन, मतलब नेचुरल नंबर्स का सबसेट है बी, हुज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस 2, जिसके एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होंगे, x प्लस 2 से रिप्रेजेंट होंगे। तो मतलब b जो है, अच्छा x भी जो है वो भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो क्या होगा, 1 प्लस 2 3 आ गया जी। तो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है 3 भी, तो सबसेट बन सकता है, बी में बिल्कुल आ सकता है ये। ऐसे ही अगर मैं अब क्या डाल सकता हूँ, एक्स को आगे आगे डाल सकते हैं, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल ही था, इसमें कुछ नहीं था, तो जितना मर्जी डाल सकते हैं। कहीं उसने लिमिट तो दी नहीं, मुझे दी है कोई लिमिट नहीं, उसने मुझे कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो मेरा कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर का तो मैं जितना मर्जी एक्स भी चेंज करता रहूँगा तो आगे जाते रहेंगे ये। तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, ऐसे ही एंडलेस चले जाएंगे। राइट, और इसको मैं सेट्स में लिख दूंगा, ये मेरा बी हो जाएगा। हम नेचुरल नंबर भी एंड नहीं करते और ये भी एंड नहीं करेगा। राइट, अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में देखो यही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एन। अब ये सारे चलते चले जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 4 5 6। 100 पे इसने क्लोज कर दिया, ये गलत है। 100 पे क्लोज करने के लिए इसे कुछ चाहिए। अच्छा ठीक है, गलत नहीं है, हमने ऊपर नहीं पढ़ा। कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऊपर, गिवन दैट n इज इक्वल टू, हमने नेचुरल नंबर्स ले लिया। नेचुरल नंबर्स नहीं है यहाँ पे, n 1 से लेके 100 तक है, गिवन है। तो ये गलत देख लिया हमने, यहाँ पे पूरा n जो है 100 तक है। तो 100 तक जब जाएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 100 तक जाएगी तो क्या आएगी, 100 प्लस 2 102। लेकिन 102 क्योंकि सबसेट है, ये कंडीशन क्या है कि b सबसेट भी n का, तो n से छोटा रहना चाहिए b। अब b अगर मेरा सबसेट है n का, तो मतलब 100 तो ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ n, n में ये है ही नहीं, तो ये मैं वैल्यू नहीं ले सकता। एक कम लूँगा तो 101 आ रहा, ये भी नहीं ले सकता। 98 लूँगा तब 100। ठीक है जी, तो यहाँ ये अलाउड है। तो मेरी 3 से लेके 100 तक ये जो मेरा बन रहा है x प्लस 2 का, ये मेरे अलाउड है, इसीलिए मेरा 100 तक आएगा, और ये सही बोल रहा है बिल्कुल। समझ आगे जी सबको। अगले देखते हैं जी, अगले सारे आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ देखो, सिर्फ सेट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, कंडीशन दी हुई है n प्लस 1 n स्क्वायर, बड़े आराम से बनाने बन जाएंगे। ये सब आप करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी है आपको, मैं चाहता हूँ आप अपने आप ड्रॉ कीजिए। वेन डायग्राम सिर्फ ड्रॉ है, देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रॉ करनी है। तो ये सब आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन ये करना ज़रूर है एक बार, कॉन्फिडेंस बनेगा इनसे। ठीक है, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, आइए वो देखते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल 8 क्या बोल रही है, फॉर ऑल सेट्स ए बी सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज
ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या ये बराबर है, हमें ये चेक करना है। तो अगर इसको आप क्या कर, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट भी करनी है, हमने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है। तो दैट मीन्स पहले तो यस और नो चेक कर लेते हैं। अगर नो आएगा तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, यस आएगा तो मे बी प्रॉपर्टी से खोल के हो जाएगा, या हम x बिलोंग्स टू ए वाली से जैसे करते हैं वैसे हो जाएगा। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम में। तो अगर मैं ए बना लेता हूँ, बी बना लेता हूँ और सी बना लेता हूँ, ए बी सी, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया यूनिवर्स। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मेरा ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद यूनियन सी के साथ करनी है मुझे, तो सी के साथ यूनियन करूँगा अगर, तो ये सारी चीज़ भी आ रही है मेरी, ठीक है जी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर बनाता हूँ, तो अगर मैं एक और बना लेता हूँ डायग्राम, तो इसमें ए बी और सी, अब वो क्या बोल रहा है, पहले बी यूनियन सी कर दो। तो बी यूनियन सी अगर मैं कर देता हूँ तो क्या आने वाला है, बी यूनियन सी के मैं ये सारे डॉट्स आ जाएंगे बी यूनियन सी में। चलिए, ये बी यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी मेरा हो गया, तो अब मैं ए इंटरसेक्शन करूँगा। अब ए के इंटरसेक्शन जैसे ही करूँगा तो मेरा कौन सा आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। तो दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे इक्वल। तो अब इसका क्या मतलब है, इसमें बस अब एक एग्जांपल पुट करने की देर है, तो बड़े आराम से एग्जांपल पुट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आप इसमें कुछ फिल करना शुरू कर दो। जैसे इसमें आप फिल कर दो 1, इस एरिया में 2 कर देते हैं, इस एरिया में 3 कर देते हैं, इस एरिया में 4, 5, 6, 7, ठीक है जी। तो ये मेरे एरियाज बन जाएंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो मेरा क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 6, C इज इक्वल टू 3 4 6 एंड 7। ये मैं वेन डायग्राम से देख के ही बना रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ये नो है तो मुझे एक एग्जांपल देके इसको जस्टिफाई करना है कि हम फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो अब क्या है, अब बस इसमें वैल्यूज डालनी है। तो पहले अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा तो मेरी क्या चीज़ आएगी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे, आप चाहे तो वेन डायग्राम में देख लो, पर अब वेन डायग्राम में नहीं देखना चाहिए हमें यहीं से देखना चाहिए। तो इसमें 2 और 3 मेरे को दिख रहा है कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज कितना है जी, ये 2,3 आ गया। और यूनियन में किसके साथ कर रहा हूँ, सी के साथ, तो ये सारे सी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या निकल आएगा, 6 7। तो ये सारे ही आ गए, 2 3 को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये मेरा आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो बी यूनियन सी अगर कर रहा हूँ तो सारे लिख लेता हूँ, और ए जो है वो 1 2 3 4 है, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 तो नहीं आ रहा, तो 2 3 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 3 और 4। तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, RHS है ये मेरा, और लेफ्ट हैंड साइड मेरा देखो ये रहा। तो दोनों बराबर नहीं है, तो एसेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द सेट्स A, B एंड C। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9। देखो एग्जाम्पल 9 क्या कहती है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब उसने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बोल दिया, उसने हमारे हाथ बांध दिए कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स से यूज करनी है। तो प्रूव दैट ऑल द सेट्स A एंड B, ये सारा प्रूव करना है। अब देखो माइनस आते ही हमें पता है चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तो लेकिन अब हमें जो हमने करी थी चीज़ें वो हमें अच्छे से आती हैं। A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं,
ए माइनस बी को बड़े सेफली हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ये हमने देखा था। तो अब मैं तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी तो कुछ ए माइनस बी टाइप का है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी ए माइनस इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट के अंदर मैं नहीं देख रहा क्या है, मैं उस पूरे को बी मान के चल रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट टाइप हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे खुलता है, कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ से खुलेगा, और ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम वो लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मल्टीप्लाई होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एक हो गया, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। राइट, अब ए की इंटरसेक्शन आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करो तो फिर तो कुछ नहीं आने वाला, फाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फाई के बाद आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन के साथ करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो राइट हैंड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही था, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ। राइट, तो हमारा बड़े आराम से लेफ्ट से ही निकल के आ गया, राइट में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो एग्जाम्पल 9 हमारी हो गई थी। अच्छा, ये तो हो गई थी हमारी। एग्जाम्पल 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब जैसे आपका 4 नंबर के होते थे, इसमें 6 नंबर वाले ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ये भी माइनस वाला है, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 सेज फॉर ऑल सेट्स ए बी सी ए माइनस बी। ठीक है जी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। तो जस्टिफाई करना है हमें फिर से आंसर को, तो हम फटाफट राइट में बना के देख लेंगे पहले तो अपनी वेन डायग्राम से कि क्या बोल रहा है ये, और अगर यस होगा तो जस्टिफाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 सेट्स ए बी सी के बना लेंगे। ठीक है जी, तो ए माइनस बी, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, ए माइनस बी मेरा ये वाला पोर्शन है देखो। ठीक है, और सी माइनस बी मेरा, ये सी में से बी हटा दिया मैंने, तो ये वाला पोर्शन है मेरा। ओके, अब इन दोनों की क्या करनी है, इंटरसेक्शन। तो कॉमन हमें दिख ही रहा कौन सा एरिया आ रहा है जिसमें दोनों डॉट मेरे कलर के हैं, बीच वाला ये एरिया मेरा आंसर आ रहा है। चलो जी ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो एक काम करते हैं, फिर से बना लेते हैं एक बार। ए बी सी, यूनिवर्स नहीं बना रहा हूँ मैं, खाली यही सेट्स बना रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होने वाला है, ए और सी का इंटरसेक्शन ये रहा। ठीक है जी, अब इसमें से क्या निकालना है, बी को निकाल देना है इसमें से, माइनस बी बोल रहा है वो, तो इसके साथ पिंक कलर ठीक जा रहा था, तो माइनस बी कर देना मुझे, ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस बी। तो बी निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो बी का पोर्शन तो ये वाला डॉट है, तो इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों मेरे आंसर देखो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, दोनों मेरे बराबर आ रहे हैं, दोनों में यही मेरा आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ ओके। तो अब आप इसे किससे करना पसंद करेंगे, इसने कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह का यूज़ करने को नहीं बोला, तो जो आपकी चॉइस है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसने देखो एक्स वाले मेथड से करा कि एक्स जो है ए माइनस बी और इंटरसेक्शन यहाँ से शुरू करा, जो लेफ्ट हैंड से शुरू करते थे हम वही शुरू करा है, एक्स लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन को एंड बना देंगे हम, एंड बना दिया इधर हमने इंटरसेक्शन को। उसके बाद माइनस को क्या करते हैं हम, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सिमिलरली सी माइनस बी में एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x डज नॉट बिलोंग टू बी कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में उसने x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी कर दिया। बस एंड की इंटरसेक्शन बना दी
और एंड एक्स डज नॉट बिलोंग को माइनस बना दिया, डज नॉट बिलोंग टू बी को माइनस बना दिया और मेरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सबसेट हो गई। ऐसे ही वो राइट से शुरू करेगा और लेफ्ट में चला जाएगा। तो अगर हम इसको एक वो करते हैं, अपना एक्स्ट्रा वो करते हैं, और इसको अगर हम कोशिश करें कि क्या हम इसे प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ले पंगा, चलिए ट्राई करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले तो, क्योंकि मैं यहीं लेने वाला हूँ इसी स्क्रीन पे। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करते हैं हम इसे, है ना, तो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, एज अ चैलेंज लेके हम इसे करते हैं। तो इसमें इसको भी थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी है, माइनस है, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो देखते हैं इसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं तो इसी से करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ जी मैं। अब इसमें कॉमन मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, इंटरसेक्शन बी मुझे कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन और सी को मैं एक साथ ले लूँगा और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बाहर ले लिया। तो ये तो मेरा आंसर सीधा सीधा ही आ गया। तो प्रॉपर्टी से देखो ये इतना छोटा हो जाता है और सीधा एक ही बार में इज इक्वल टू निकल आता है। 11वां क्वेश्चन देखो जी, आपका स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसने क्या प्रूव करने का बोल दिया, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसने आपको प्रूव करने का बोल दिया। डी मॉर्गन्स लॉ हमने कल कर लिया था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ है, कोई भी लॉ आपको ये आ सकता है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर इज डी मॉर्गन्स, सेकंड इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो करना कुछ नहीं, वैसे ही स्टार्ट करेंगे एक्स से। तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, कि भाई एक्स मेरा इसको बिलोंग करता है, तो एक्स में को अगर इसको बिलोंग करेगा, देखो सिंपल है इसमें, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे, इस यूनियन को और लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c आ गया। अब इस इंटरसेक्शन को मैं एंड लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट तो रहेगी क्योंकि b इंटरसेक्शन c ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट तो रहेगी, राइट। अब क्या होगा, अब ये x बिलोंग्स टू a इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो पहले तो x बिलोंग्स टू b के साथ करेगा वो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो ये आ गई चीज़। उसके बाद ये वाला एंड लग जाएगा, ये वाला एंड लग गया, और x बिलोंग्स टू a अब डिस्ट्रीब्यूट होगा x बिलोंग्स टू c के साथ, अपने और के साथ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब ये और यूनियन बन जाएगा, यहाँ वाला और भी यूनियन बन जाएगा, और ये वाला एंड इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो मेरी जब x में देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, x बिलोंग्स टू, और x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड पे आ गए, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में मेरा क्या होगा, सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, हाँ जी। तो सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड पे ले लिया उसने, x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड पे। तो अब सिर्फ वापस करना है, क्या करना है, इस इंटरसेक्शन को एंड लिखना है, ठीक है, इन यूनियन को और लिखना है, और दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज़ मेंटेन रखनी है, ये वाली ब्रैकेट भी और ये वाली ब्रैकेट भी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों में मेरा x बिलोंग्स टू a कॉमन है, तो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन। x बिलोंग्स टू a मैंने कॉमन निकाल लिया, और भी साथ में कॉमन निकलेगा, तो और भी बाहर कॉमन आ गया। अब x बिलोंग्स टू b इधर से आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू c एंड के साथ इधर से आ जाएगा। बस ये एंड इंटरसेक्शन बन जाएगी, ये वाली एंड, और ये वाली और यूनियन बन जाएगी। आंसर आपका तैयार है। तो अब ये सबसेट हो गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड से x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड पे पहुँच गए, यही सबसेट की डेफिनेशन होती है। तो ये मेरा सबसेट बन गया। अब ऊपर मेरा ये सबसेट है 1, ये सबसेट है 2। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही हम करते आ रहे हैं हमेशा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 12 says let
P be the set of prime numbers. तो P क्या है? It is a set of prime numbers. And let S is equal to T such that 2 raised to power T minus 1 is a prime. ठीक है जी. तो कौन प्राइम है? 2 raised to power T minus 1 is prime. T प्राइम नहीं है, 2 raised to power T minus 1 प्राइम है. तो prove that S is subset of P. ठीक है. तो पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं बोल ही क्या रहा है मैं. तो P जो है दैट इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर. तो ये तो मुझे क्लियर है, 2 3 5 ऐसे चलता रहेगा. अब S क्या चीज़ है? S T की वैल्यूज़ हैं और 2 raised to power T minus 1 इज़ प्राइम. अब T को इसने कुछ डिफाइन नहीं किया, मतलब T को तो आप कुछ भी ले सकते हो. तो मैं अगर 0 1 2 3 4 लेना शुरू करूँ, क्योंकि प्राइम तो उसी में निकल के आएगा. तो अगर मैं T को 0 से तो स्टार्ट करके -1 हो जाएगा, नहीं बने के बाद 1 से स्टार्ट करेंगे अगर, तो 2 - 1. T अगर 1 ले रहा हूँ तो 2 raised to power 1 - 1 भी प्राइम नहीं होगा. 2 raised to power 1 - 1 तो 1 ही आ जाएगा, नॉट प्राइम. तो ये वैल्यू नहीं ले सकता मैं. 2 raised to power 2 - 1 3 आ जाएगा, ये मैं ले सकता हूँ, इसे नहीं ले सकता. तो ऐसे ही 2 raised to power 3 - 1, ये कितना हो जाएगा जी? 8 - 1 7, ये भी प्राइम है. 2 raised to power 4 - 1 15 हो जाएगा, ये प्राइम नहीं है. 2 raised to power 5 32 - 1 31, ये प्राइम है. तो जो प्राइम है इसमें मेरा जो आप, हाँ जी, ये जो raised to power अगर आप प्राइम लोगे तो प्राइम आएगा मेरे ख्याल से. तो देख रहे हैं, देखो अब यही बना रहे हैं हम. देखो यहाँ पे 2 लिया मैंने T को, 3 लिया मैंने T को, तो प्राइम आया 5. तो अगर मैं इसे बना रहा हूँ तो ये भी 2 3 5 सारा कुछ ही आ रहा है. ठीक है T. तो अब इसमें हमने ये देखना है, वो बोल रहा है प्रूव दैट S इज़ सबसेट ऑफ P. अब यहाँ तो हमारा ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहा है. अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि P जो है वो ज़्यादा सारे प्राइम नंबर को ले रहा है. तो S में हो सकता है एक आधा प्राइम नंबर कम हो जाए, तो लेट अस सी. लेकिन सबसेट में इक्वल तो अलाउड है हमें. अगर S इक्वल भी है P के तो भी सबसेट हो गया, क्योंकि सबसेट में इक्वल भी अलाउड होता है. तो दैट मीन्स ओके, अगर दोनों बराबर भी हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा. तो मतलब बात तो ये सही कह रहा है. तो अब इसको प्रूव कैसे करना है? इसको हम प्रूव, क्योंकि इसमें 2 raised to power T - 1 टाइप का है, इसको हम बड़े ही अजीब मेथड से प्रूव करेंगे. तो बड़े ध्यान से सुनना. हाँ जी सर, अगर T को डिफाइन नहीं करा तो नेगेटिव ले सकते हैं? हाँ, ले कुछ भी सकते हो, लेकिन 2 raised to power T - 1 इज़ प्राइम आना चाहिए ना. वो नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं होते ना. ठीक है, ओके. सर S में 2 नहीं आएगा. S में 2 नहीं आएगा. अच्छा हाँ, S में 2 नहीं आएगा. 2 मैंने ऐसे फ्लो में लिख दिया. 3 से स्टार्ट नहीं, 2 आएगा ना बेटा. ये तो T लिख रहे हैं ना हम. T की वैल्यूज़ है ना. T ये इनसे बनेगा सेट. ठीक है, 2 raised to power T है ना, इधर ध्यान देखो. T से सेट बनेगा, कंडीशन ये है 2 raised to power T. तो 2 आएगा. तो अब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ आपको. बीच में किसी को समझ नहीं आएगा तब मेरे साथ डिस्कशन करना, नहीं तो एक बार पूरा होने देना. वो कहता है कि नाउ द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है, अब आपको ये वर्ड नहीं आता, ये आपको 14th चैप्टर में वर्ड आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग में. मैं आपको इसको एक बड़े ही छोटे से उसमें समझा देता हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इफ़ P देन Q. ठीक है जी, कि अगर P है, ये इंग्लिश आपको समझ आती है बड़े आराम से, कि इफ़ P इज़ देयर देन Q शुड बी देयर. ओके, तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होती है? नॉट Q नॉट P. नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P. अगर Q ही नहीं होगा तो P ही नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नोन एज, अगर ये एक स्टेटमेंट है, इफ दिस इज अ स्टेटमेंट देन इट इज़ अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये होगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट. अब अपने इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं. वो कहता है देखो, नाउ द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ x, कलर चेंज कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू S विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू P.
अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा है टू प्रूव वाली स्टेटमेंट उठा रहा है ये। एस इज सबसेट ऑफ पी प्रूव करना है ना, तो सबसेट कब होता है, जब x बिलोंग्स टू एस हो, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू p होगा। तो यही मुझे प्रूव करना है, दिस इज माई टू प्रूव, राइट। अब वो कहता है अगर मैं इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लूँगा तो क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी कि x जो है अगर p में ही बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू p, शुड इम्प्लाई कि x जो है वो s में भी बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ गई जी बात आपको, कि टू प्रूफ की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ले ली हमने। क्लियर है सबको। अब देखो दिमाग में क्या रखना है, टू प्रूव क्या करना है मैंने, टू प्रूव करना है नॉट p नॉट s, ठीक है जी। तो मैंने प्रूव करना है नॉट p इम्प्लाइज नॉट s, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि हम इसको अब नाउ वी विल प्रूव द अबव कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब इसको ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप सबको आता है, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं उल्टा और फिर वो हमारी गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसे फिर कहते हैं कि हमारी एजम्पशन गलत हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसमें किसी एक कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़ लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन को क्या पकड़ेंगे, जैसे इसने क्या कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ी है कि x p को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, मतलब नहीं कर रहा है, सॉरी, क्योंकि हमने नॉट p उठाना ना कि x p को बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन उठा लेंगे कि x को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन क्या उठा रहे हैं कि p को डज नॉट बिलोंग और s को बिलोंग कर रहा है। तो इसने p को डज नॉट बिलोंग उठा ली। अगर p को डज नॉट बिलोंग उठाई मतलब कि x जो है वो प्राइम नंबर का सेट नहीं है, तो दैट मीन्स x क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब x प्राइम नहीं है तो x कॉम्पोजिट हो गया। अब हमने एज्यूम किया कॉन्ट्राडिक्शन कि x जो है s को बिलोंग कर रहा है, प्रूव हमें करना है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्शन उठाई कि वो कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन उठा ली हमने, कर रहा है, चलो जी ठीक है। तो अब x s को बिलोंग कर रहा है मतलब s क्या है, s खुद ही कॉम्पोजिट नंबर बन गया, है ना। तो s किसका सेट हो गया, कॉम्पोजिट नंबर का सेट हो गया। अब s में क्या कंडीशन थी हमारी, s की कंडीशन थी कि 2t-1 शुड बी प्राइम। अब इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं, ये हमें बता देगा कि कॉन्ट्राडिक्शन करनी है कि नहीं करनी है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2t-1 जो है इस कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि s मेरा कॉम्पोजिट नंबर आ गया है, तो ये भी मेरा कॉम्पोजिट नंबर आएगा, है ना, ये मेरा कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। अब देखो ये 2t-1 को उसने 2x-1 ले लिया, ठीक है, कि 2x-1 इज इक्वल टू m। m क्या है, एक प्राइम नंबर एज्यूम किया उसने, तो +1 इधर ले गया ट्रांसपोज। अब वो कहता है 2x, ठीक है जी, क्या कभी प्राइम आ सकता है, ठीक है। अब प्राइम +1 क्या होगा, प्राइम +1 तो कोई नंबर होगा। अब प्राइम में 1 ऐड कर दूंगा तो कॉम्पोजिट बन जाएगा मेरा, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो 2x, देखो क्या बोल रहा है नीचे वो, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल कॉम्पोजिट नंबर, सभी के लिए ट्रू नहीं है। जैसे कि एग्जांपल क्या दे रहा है वो, x इज इक्वल टू 4। अब 2 वो क्या डाल रहा है कि 2 इज 16, ठीक है। अब क्या मेरे पास कोई एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें 1 ऐड करके मैं 16 लाऊं, 15 + 1 ही 16 हो सकता है, तो 15 मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये लाइन भी खराब होगी कि 2x-1 इज इक्वल टू m, जहाँ पे 2x-1 हमेशा प्राइम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारी कौन सी एजम्पशन गलत होगी, इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत होगी कि x जो है वो s को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है s को बिलोंग नहीं करता है। तो इससे क्या निकल के आ गया कि कॉन्ट्राडिक्शन गलत होगी, x जो है p को भी बिलोंग नहीं करता, x जो है s को भी बिलोंग नहीं करता। और ये किसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है s बिलोंग्स टू s इज सबसेट ऑफ p। तो ये प्रूव हो गया। समझ आ गया जी सबको। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भाई। 50 स्टूडेंट्स टोटल है, ठीक है जी, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उन्होंने एग्ज़ाम दिया।
ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो ईच स्टूडेंट पास हो गया तो मेरी 50 क्या बन गई, यूनियन टाइप की बन सकती है बड़े आराम से, क्योंकि एटलीस्ट ईच स्टूडेंट हैज़ पास्ड। इसके बाद 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मेरा मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं जी, 37 मेरे मैथमेटिक्स में पास हुए। फिज़िक्स में 24 पास हुए, तो फिज़िक्स में मेरे 24 पास हुए। 43 इन केमिस्ट्री, 43 इन केमिस्ट्री। एट मोस्ट, अब इस वर्ड को ध्यान रखना, इसने थोड़ी गेम खेलेगा, 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 19 पास, मतलब उससे कम ही रह सकता है नंबर, तो लेस देन इक्वल टू 19 डाल देता हूँ मैं। किसको, मैथ्स एंड फिज़िक्स, इंटरसेक्शन 19। अगला, अच्छा कॉमा के बाद ही चल रहा है, फिर से एट मोस्ट आ गया, 29 मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 29 है, एंड एट मोस्ट 20 इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी एट मोस्ट 20 आ गया जी। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशंस। ऑल 3 एग्जामिनेशंस मतलब तीनों के इंटरसेक्शन, तो लार्जेस्ट पॉसिबल निकालना है। तो एक काम करते हैं, यूनियन तो मुझे 50 मिल ही गई है, क्योंकि एटलीस्ट हर जना एक में किसी में पास तो हो ही चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पे लगा देते हैं और लास्ट स्टेज तक ले आते हैं इसको x मान के, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। तो इसने क्या किया, देखो लगा दिया सारा, आराम से लग गया ये सारा। अब इसने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का निशान लिया, वो मैं डिकोड कर देता हूँ बस, बाकी गेम सिंपल है। आप लास्ट तक आ जाओगे, 14 आपका एकदम आ रहा है, क्योंकि एक ही x है, बड़े आराम से आ रहा है। अब देखो इसमें उसने मांगा क्या है, उसने मांगा है लार्जेस्ट इंटरसेक्शन, है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशंस। अब लार्जेस्ट नंबर कब होगा, जब मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसे लेफ्ट में रखेंगे, सॉरी ये निकालना है मुझे, तो इसको मैं पहले ही लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इस सारी चीज़ को उठा के मैं ट्रांसपोज करूँगा राइट में यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो अब ये जो है चीज़ें इससे कम रह सकती हैं, ठीक है, इनसे कम रह सकती हैं चीज़ें। तो अब क्या होगा कि 50 में से जो ये माइनस किया है, ये लार्जेस्ट पॉसिबल कब होने वाला है, हम बस इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये देखो कौन सी चीज़ें हैं, 19, 29 और ये 19, 29 और 20। जब मैं इन्हें राइट में करूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 50 माइनस 37 माइनस 24 माइनस 43 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 20। अब ये तीनों चीज़ें हैं। अब आप 50 में अगर ये तीनों चीज़ें मैक्सिमम रहेंगी, है ना, ये तीनों चीज़ें मैक्सिमम रहेंगी, तभी मेरा आंसर मैक्स आएगा, क्योंकि ऐड हो रही हैं। अगर ये मिनिमम होगी तो ये माइनस वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये आंसर कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें ऐड होके मैक्स बनाए, इसलिए मुझे इनकी मैक्स वैल्यू उठानी पड़ेगी। और मैक्स वैल्यू कौन सी है इनकी, मैक्स वैल्यू इनकी ये खुद है। तो मैं चुपचाप इनकी मैक्स वैल्यू उठाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 14 और सारा कुछ उससे कम रहेगा। समझ आ गई जी सबको ये बात? चलो जी, आप मेरे एग्जाम्पल 14 ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट हो गए। ये देखो आप ये क्या कहते हैं, ईच सेट, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, दिस वन स्टार्ट क्वेश्चन। ईच सेट एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो x के हर एलिमेंट में जो है सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। एंड ईच सेट ऑफ y आर, और y के हर सेट में कितने, 2 एलिमेंट हैं। एंड अब ये चीज़ आपने फर्स्ट टाइम देखी है, ये r 1 से 20 x r। तो मैं आपको एक एनालॉजी याद दिलाता हूँ, और इसकी एनालॉजी क्या है कि आपको ये देखने की आदत है, अगर मैं यही चीज़ सिग्मा में डाल दूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, x लिख दूँ और कह दूँ x इज बिलोंग्स टू 1 to 10, तो आपको पता है x i लिख दूँ, तो आपको पता है ना, बस आप x
पेयर में x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल प्लस x10 करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये सम ऑफ ऑल होता है सिग्मा, ये एनालॉजी है सिर्फ, ऐसे ही यहाँ पे ये यूनियन है। अब दिस इज यूनियन, तो इसका मतलब क्योंकि सेट्स में हम वो तो कर नहीं सकते सम, तो यूनियन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब x देखो क्या है, x मेरा r है, तो मैंने क्या किया यूनियन r1 से 20 xr। तो इसका मतलब क्या है कि x1 सेट लूंगा, यूनियन x2 लूंगा, फिर यूनियन x3 लूंगा, कहाँ तक लूंगा x20 तक यूनियन लूंगा, 20 सेट्स की यूनियन लूंगा। तो सिग्मा की तरह ही इसका मतलब है यूनियन ऑफ ऑल, ठीक है। वो सम ऑफ ऑल होता है, ये यूनियन ऑफ ऑल होता है। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। एक चीज हमें समझ आ गई कि यूनियन है, 20 सेट्स की यूनियन है ये, इज इक्वल टू s। तो 20 सेट्स की जो यूनियन है वो इटसेल्फ s के बराबर है, ठीक है। और s एक और चीज के बराबर है, वो किसके बराबर है, y की भी यूनियन के बराबर है, लेकिन y की यूनियन जो है 1 से n तक जा रही है, ठीक है जी। y की यूनियन y से n तक जा रही है। यूनियन ऑफ ऑल कितना हो रहा है, y1 से लेके यूनियन y2 अप टू yn तक हो रहा है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या बना कि इसके 20 सेट्स की यूनियन x के s के बराबर है, और y के n सेट्स की यूनियन करेंगे तो s के बराबर है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हमें समझ आ गया। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ s के अंदर जो ईच एलिमेंट है बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ xr's एंड टू 4 ऑफ yr's, मतलब x के अगर 10 एलिमेंट से मिलके s का एक एलिमेंट बनेगा, सिमिलरली y के 4 एलिमेंट से मिलके s का एक एलिमेंट बनेगा, देन n इज, आपको n की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब देखो अगर मैं हिसाब लगाऊं थोड़ा सा, तो मेरे पास x में कितने एलिमेंट हैं सारी x की यूनियन में, तो देखो एक x में मेरे 5 एलिमेंट है, ये बोल रहा है ईच x हैज 5 एलिमेंट्स। तो 20 x में कितने एलिमेंट होंगे, 20 इंटू 5 100 एलिमेंट हो जाएंगे जी मेरे, सिंपल सी बात है। अब y में भी ऐसे हिसाब लगा लेते हैं, हर y में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अब टोटल कितने हैं y में, n सेट्स हैं, तो एक में 2 हैं, तो मतलब टोटल y में कितने 2n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है जी बात। अब s में लगा लेते हैं। अब वो s में बोलता है कि s में मेरे एग्जैक्टली 10 एलिमेंट x के लेके एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ x। तो हम s में कितने एलिमेंट आएंगे, अगर x से चले, अगर हम x से चलते हैं तो मेरे पास इसके 10 एलिमेंट्स निकाल दूंगा, तो 100 ओवर 10, अब इतने s में आ जाएंगे एलिमेंट मेरे। और y से भी अगर s में आएंगे तो कितने आएंगे, एग्जैक्टली 4 ऑफ y के 4 एलिमेंट से एक s बनेगा। तो इसका मतलब y से अगर मैं लाऊंगा तो y से क्या आएगा 2n ओवर 4। अब दोनों s के हैं, इन्हें मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाता है कि ये 2 से कट गया, ये इधर आ गया, n इज इक्वल टू 20 मेरा आंसर आ गया। तो n मेरे पास b ऑप्शन है, b इज माई आंसर। एग्जाम्पल 15 देखो क्या कहती है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो 2 फाइनाइट सेट्स हैं, एक में m एलिमेंट है और एक में n नंबर ऑफ एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो एक इक्वेशन टाइप की दे दी है इसने मुझे, फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो अब फिर से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को भी स्टार लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 2 फाइनाइट सेट्स हैं, तो मैं एक a ले रहा हूँ और एक में b ले रहा हूँ। तो अगर a में मेरे कितने हैं, उसने बोला एक में m एलिमेंट्स हैं और एक में n एलिमेंट्स हैं। तो n a में सपोज m एलिमेंट्स हैं और n b में सपोज n एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। अब फर्स्ट सेट के सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m, और सेकंड के सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, ठीक है जी, क्लियर है। तो वो क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। तो पहले के सबसेट जो है वो बड़ा है, तो बड़ा
माइनस छोटा इज इक्वल टू 56। सिंपल, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इससे m और n की वैल्यू निकालूंगा। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इसको नोट करो। अब आप इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें 56 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 56 के फैक्टर 8 इंटू 7 आ गया। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 7। अब ये दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे कुछ ऐसा ही लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब यहाँ डिवीजन होगी, तो 2 ओवर m ओवर 2 ओवर n करूँगा। तो अगर मैं अपॉन में 2 ओवर n करूँगा तो m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफ में करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर -1 आ जाएगा क्योंकि 2 रेज टू पावर n मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया इसमें हमने, कि 2 रेज टू पावर m को जब कॉमन लेके मैं डिवाइड करूँगा 2 रेज टू पावर n से, तो बस पावर माइनस हो जाएगी, ये वाला रूल लगाया। ठीक है जी, अब मैं वापस चलता हूँ अपने उस पर। अब 2 रेज टू पावर n ये सब हो गया। अब देखो, अब मैं इक्वेट करूँगा 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय दिस पूरा। तो 2 रेज टू पावर n इक्वेट करने से क्या आ रहा है, 2 रेज टू पावर 3 आ रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ से कंपेयर करने से 2 रेज टू पावर 3, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब सेकंड को भी इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले को तो मैंने इक्वेट कर लिया। अब 2 रेज टू पावर n 7 से इक्वेट तो हो नहीं सकता था, तो मैंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई जी, जो मुझे आसान लगा मैंने कर लिया। तो अब दूसरे में फंसेंगे हम, तो दूसरा क्योंकि 100% उससे करना पड़ेगा, तो अब दूसरा करते हैं। अब दूसरा जब हम करेंगे तो 2 रेज टू पावर m माइनस n। अब n की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अलाउड है। तो 2 रेज टू पावर m माइनस 3 -1 इज इक्वल टू 7 से इक्वेट करना है। अब ट्रांसपोज कर देते हैं, m माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 को मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ फिर से। अब पावर्स मेरे बेस से आ गए हैं, तो पावर्स को इक्वेट कर देता हूँ। m माइनस 3 को मैं 3 डाल देता हूँ, m मेरा 6 आ गया। m मेरा 6 आ गया और n मेरा 3 आ गया। तो ऑप्शन है कोई, पहले क्या लिखना है, पहले m लिखना है फिर n लिखना है। m 6 n 3 6 3, तो c मेरी ऑप्शन है। और इनका आंसर क्या है जी, सी ही है इनका आंसर। ठीक है, डन। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज पे आ गए हम, इसलिए उस पे 1.3 पे। ये 1.3 के नाम से चलती है एक्सरसाइज, हमेशा थर्ड एक्सरसाइज के नाम से होती है, पता नहीं क्या नंबरिंग है इनकी, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में, इफ y इज इक्वल टू x सच दैट, ये वाली लाइन जो है बार भी सच दैट के लिए ही आती है, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर दिस। तो नंबर मेरा ये है, x इसका पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है जी, चलो इसके बाद वो कहता है वेयर 2p माइनस 1। अब ये 2p माइनस 1 सेकेंड पार्ट के लिए बोल रहा है, इसके इज अ प्राइम नंबर। तो ये चीज़ जो मेरी इसमें है ये मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है जी, तो अब मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है y को। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं कि x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर दिस, इस नंबर का पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है जी, और ये प्राइम नंबर भी है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, राइट। 2 सर पूरा प्राइम नहीं है, p माइनस 1। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? पूरा प्राइम नहीं है सर। पूरा नहीं बोला मैंने, सिर्फ सेकंड पार्ट बोला, ये वाला। हाँ यस सर। हाँ, तो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है ये जो 2 की पावर p माइनस 1 नीचे है, दिस वन इज ओनली प्राइम, राइट, दिस वन इज ओनली प्राइम। तो अब इसके क्या बनाने हैं, पॉजिटिव फैक्टर बनाने हैं मुझे उसके। पॉजिटिव फैक्टर में देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ से तो हमेशा एक प्राइम नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो जो भी प्राइम नंबर होगा एक तो वो आएगा। अब इसमें से क्या निकल के आएगा, अब ये 2 की पावर p माइनस 1 है, तो 2 की पावर तो मैं कुछ भी ले लूँ, कुछ भी, जैसे कि 2, 4, 8, तो प्राइम फैक्टर सारी पावर्स ही निकल के आएंगी। समझ आ रही है आपको बात? जैसे मैं सपोज आपको यहाँ पे क्या करके दिखा रहा हूँ कि 2 की पावर p में क्या डालता हूँ, p को अगर आप 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, उसको लेने की ज़रूरत नहीं, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी ले सकते हैं हम। p की पावर अगर मैं 1 डाल देता हूँ
तो ये 2 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। p को 2 डालो, 2 माइनस 1 तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया। और 2 की पावर आगे डालते जाओगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 आ गया। अगला 2 की पावर 3 आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, 2 की पावर p माइनस 1 तक। तो अगर आप ध्यान दो यही सारे तो फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 की पावर p माइनस 1 के 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्योंकि यही बनेंगे, और 2 की पावर p माइनस 1 तक बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है जी, ये तो हो गए इस पार्ट के फैक्टर। अब इस प्राइम नंबर है क्योंकि ये इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और ये खुद होगा, 1 मैंने ले लिया ऑलरेडी। तो मैं इस प्राइम नंबर को भी एक बार लिख देता हूँ कॉमा लगा के, 2 की पावर p माइनस 1। अब ये मेरे फैक्टर कंप्लीट हो गए। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया और ये मेरा y का सेट बन गया। देखो नेक्स्ट मैंने 5th पे स्टार मारा हुआ है, ठीक है। स्टार और सर्कल में हमें पता है क्या डिफरेंस है। स्टार में उस चीज़ में मारता हूँ जो मुझे प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है और जो मुझे नई चीज़ सिखा रही है, और सर्कल में उसमें मानता हूँ जो मेरी वीकनेस है या मुझे करके देखना चाहिए। तो इसको मैंने स्टार मारा है क्योंकि आप ये ऊपर सेट्स दिए, क्वेश्चन इज टू ईजी कि आपने सिर्फ ये प्रूव करना है। तो वेरीफाई तो आप ऊपर सेट्स दिए हुए हैं तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इसका आंसर देखो, याद रखने की कोशिश करो। सब्ट्रैक्शन जो है ना हमेशा प्रॉब्लम देती है। अगर सब्ट्रैक्शन लेफ्ट में हो तो रिजल्ट कुछ और आता है, और अगर सब्ट्रैक्शन राइट में हो तो रिजल्ट कुछ और आता है। जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन लेफ्ट में है तो आप क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें कि सब्ट्रैक्शन सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। लेकिन देखो यूनियन का साइन चेंज हो रहा है, इस यूनियन का साइन इंटरसेक्शन बन रहा है, राइट। अब आप क्या करोगे, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ कि आप एग्जाम्पल पे जाना पीछे, और जैसे आप एग्जाम्पल में देखोगे एक क्वेश्चन था उसमें सब्ट्रैक्शन राइट में थी, वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, तो इसलिए उसमें यूनियन का यूनियन रहा था या इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहा था। क्लियर है। तो यही चीज़ अगर होती m यूनियन n माइनस l तो चीज़ें दूसरी तरह से बिहेव करती, और अब चीज़ साइन चेंज कर, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक वो करोगे ना कि माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं माइनस को इंटरसेक्शन l कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, और अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो m इंटरसेक्शन l कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनियन n इंटरसेक्शन l ये हो जाएगा, तो m माइनस l आ जाएगा जी, यूनियन n माइनस l आ गया। देखो यूनियन यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन बाद में लूँ तो साइन चेंज नहीं हो रहा मेरा, यूनियन का इंटरसेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में लूँ तो मेरा साइन चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो आप माइनस में सोच समझ के काम करेंगे हमेशा, इसीलिए इस पे स्टार लगाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट इज 12th में आप एक छोटी सी वो कर लो भाई, जिसकी बुक में नहीं है यहाँ पे लिख लो इसे, इसमें एरर है थोड़ा सा। और a माइनस बी मैंने बुक में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ a माइनस सी है, इसको करेक्ट कर लो आप लोग, इसे a माइनस सी कर लो, ठीक है जी। तो फिर ये फिर करेक्ट हो जाएगा, फिर आपका वेरीफाई आराम से हो जाएगा। अच्छा, और ये वो एग्जाम्पल ही कॉपी पेस्ट करी है उसने, तो उसमें कॉपी पेस्ट एरर है। अब इसके बाद आपने ये 13 से 17 और 21 ये सारे करने हैं, ठीक है जी। जिसका जिस प्रॉपर्टी से नहीं निकलेगा, इसमें देखो ये तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ही है तो सिंपल है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स है, तो आप इसको चाहे वेन डायग्राम से करो, चाहे जस्टिफाई करो, चाहे प्रॉपर्टीज से करो, जैसे मर्जी करो। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप करेंगे ज़रूर, ये सब कुछ करेंगे। सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सर अब 23rd क्वेश्चन आपको आता है, ये आप लोग खुद करेंगे, हमने कर भी लिया था, सो दैट इज़ योर होमवर्क। उसके बाद 24th में सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, वेन डायग्राम बनाओ और उसे देख के आप लोग कर सकते हैं, ये भी सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसमें वेन डायग्राम से ये आंसर्स बड़े अच्छे आएंगे इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस, ठीक है ना। सपोज आप क्या बना रहे हैं, इंग्लिश मैथ साइंस, इंग्लिश मैथ
साइंस। अब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास इन इंग्लिश, तो 15 इंग्लिश में पास हुए, 12 मैथ्स में पास हुए, 8 साइंस में पास हुए, 6 अच्छा 3 वाले में सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करूँगा कि 3 वाले बीच में लिख देता हूँ। 4 इन इंग्लिश एंड 4 इन ऑल 3। 4 इन ऑल 3 मैं क्यों ढूंढता हूँ, क्योंकि 4 यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं 2 वाले देखूँगा। 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 6 है, 4 ये ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं 2 लाऊंगा ताकि 4 + 2 इंटरसेक्शन में 6 आ जाए। 7 इन मैथ्स एंड साइंस, तो 7 में मैथ्स और साइंस में लाऊंगा, तो यहाँ मैं सिर्फ 3 लिख दूंगा क्योंकि 4 + 3 7 आ जाएंगे। और 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, तो इंग्लिश और साइंस में 4 है, तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 आ गया। अब मैं 15 में से ये सारे माइनस कर दूंगा, 6 माइनस करूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 4 3 7 2 9 माइनस करूँगा, 3 आ जाएगा 12 में से। 8 में से 7 माइनस करूँगा, 1 आ गया। अब मेरा अच्छा टोटल मेरे 100 भी हैं, आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है जी 15 + 7 15 + 7 बस इतना सही आ रहा है टोटल ऐड करके, तो मेरा 22। तो बाकी सारे तो मेरे यूनिवर्स में पड़ जाएंगे क्योंकि टोटल तो 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो बाकी आप इसका यूनिवर्स बनाएंगे और बाकी इससे यूनिवर्स में डाल देंगे 100, तो 100 के ये यूनिवर्स में 100 आके बाकी माइनस करके यहाँ बच जाएंगे। तो वो बोल रहा है पहला पार्ट क्या है, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, तो इंग्लिश और मैथ्स में तो कर रहा है वो पास, इंग्लिश और मैथ्स में कर रहा है बट नॉट साइंस में, तो इंग्लिश एंड मैथ्स में और साइंस में नहीं कर रहा, तो 6 इंग्लिश और मैथ्स है, साइंस के निकाल दूंगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो 2 मेरा आंसर है। ठीक है जी, ये रहा मेरा 2, ये वाला। इसके बाद बोल रहा है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश, तो मैथमेटिक्स और साइंस का ये है, लेकिन इंग्लिश निकाल दो, तो 4 निकाल दो 7 में से, तो ये वाला पोर्शन है सिर्फ 3 वाला। अच्छा अब आप कहोगे कि इसे लिखना कैसे, लिखना है तो सिंपल, आप क्या करोगे, 2 कैसे आ रहा है, इंटरसेक्शन में से तीनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन में से ई इंटरसेक्शन एम में से तीनों की इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो जाएगा मेरे पास साइंस। इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स में सिर्फ ये 3 जने पास हो रहे हैं। ठीक है, ओनली है क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा नहीं बोला उसने, सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स, तो 3 आ जाएगा यहाँ भी। इन मोर देन 1 सब्जेक्ट ओनली, तो मोर देन 1 सब्जेक्ट में कौन से आएंगे, ये 2 भी मोर देन 1 सब्जेक्ट है, ये 3 भी मोर देन 1 सब्जेक्ट है, ये 4 भी मोर देन 1 सब्जेक्ट है, तो 4 + 3 7 + 2 9 मेरे मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। 25 देखो क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, तो ये भी वैसे ही बना लेते हैं फटाफट, सिर्फ कंसेप्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। तो 25 तो क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 प्ले टेनिस, टेनिस जो है वो 20 लोग खेल रहे हैं, एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स, तो 10 स्टूडेंट दोनों गेम खेल रहे हैं, इंटरसेक्शन हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, तो नाइदर क्या होता है, 2 तरीके हैं हमारे पास नाइदर के लिए, एक तो है कि आइदर एंड और का उल्टा कर लूँ, तो आइदर एंड और इज यूनियन, इसका उल्टा इज कॉम्प्लीमेंट, या तो मैं ये निकाल लूँ, या फिर सीधा नाइदर का मतलब क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब नाइदर में और जो होती है वो हमेशा इंटरसेक्शन होती है, ये हमने डज नॉट बिलोंग टू से सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट में और क्या होती है, इंटरसेक्शन। तो अगर मैं दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो ऐसे लूँगा, और आप देख भी लो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ ही हैं, दोनों इक्वल फॉर्म्स ही हैं, तो आपको जैसे समझ आता है आप वो चीज़ निकाल लो। अब यूनियन निकालना इज ईजी, ठीक है, यूनियन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यूनियन कितनी आएगी यहाँ पे, 25 + 20 - 10 फॉर्मूला है मेरा एन ए यूनियन बी का, तो यहाँ पे सी और टी ले रहे हैं, तो सी यूनियन टी का, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 25 + 20 45, 45 - 10 35 आ गया मेरा, तो ये मेरी यूनियन आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो यूनिवर्स कितना है, 60 स्टूडेंट्स का, ये लिखा है, तो 60 में से मैं माइनस कर दूंगा 35, तो मेरा ये चीज़ आ जाएगी। तो यूनिवर्स में से मैं माइनस कर दूंगा यूनियन को, सी यूनियन टी को, ये एन लगा रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो 60 - 35 इज 25 मेरा आंसर आ जाएगा। 26 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स
ऑफ ए स्कूल. It was found 120 study mathematics, 90 study physics and 70 study chemistry. ठीक है जी. तो फिर से वही 3 सर्कल वाला क्वेश्चन है. तो 1 2 3. ठीक है जी. मैथ्स जो है वो 120 लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स जो है वो 90 लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री जो है 70 लोग पढ़ रहे हैं, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. अच्छा पहले 3 वाला ढूंढ लेता हूँ, उससे आसान हो जाता है हमारे लिए. ठीक है. 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड 20 नन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ये इसने पेज घुमा दिया. 20 कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं. तो 20 अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो तीनों से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा. तो 20 यहाँ आ गए. ठीक है जी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. तो मुझे 3 सब्जेक्ट्स वाले निकालने. बेसिकली मुझे x अगर मैं ले लूँ तो मुझे यहीं से निकालना. चलो ठीक है. तो इसको फिर एक काम करते हैं, इसको सिंपली मैं इस मेथड से नहीं करके, क्योंकि यहाँ बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, मैं बड़े आराम से तीनों के यूनियन से ही कर दूंगा. तो तीनों का यूनियन क्या चीज़ आएगी? n. अच्छा तीनों का यूनियन भी क्या होगा वो भी आपको देखो. यूनिवर्स मेरा 200 है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं हम, लेकिन यूनिवर्स मेरा 200 है. तो यूनियन प्लस 20 करूँगा तो यूनिवर्स बन जाएगा, या यूनिवर्स में से 20 माइनस करोगे तो भी यूनियन बन जाएगा. ठीक है. तो 200 में से 20 माइनस कर दिया तो मेरी तीनों की यूनियन आ गई, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितनी आ गई है? 200 माइनस 20. तो यह बन गया मेरा 180. अब 180 के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस दोनों की इंटरसेक्शन देखो कि कहाँ दी हुई है? 40 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, फिर 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथ्स. और तीनों को तो हमने निकालना ही है, प्लस तीनों की इंटरसेक्शन इज x जो मैंने यहाँ पे मान लिया. बस हो जाएगा. अब तो सिंपल है, निकल आएगा. अब तो दैट इज़ योर x. यहाँ पे निकाल लो, फाइंड आउट. क्लियर है जी सबको? किसी को डिस्कशन करनी है इस पर? 27th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर B, 10% families C, 5% A and B, 3% B and C, 4% A and C, if 2% of families buy all the 3 newspapers. इसमें क्या है? कैच सिंपल सा ही है. क्वेश्चन मुझे सिंपल ही लग रहा है, बस जो कैच है वो आपको दिखाते हैं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ख्याल क्या रखना पड़ सकता है हमें. देखो ABC 3 न्यूज़पेपर है मेरे पास. अब A को कितने पढ़ रहे हैं? 40%. तो मैं परसेंट में ही चल रहा हूँ. B को कितने पढ़ रहे हैं? 20%. C को 10%. 5% फैमिलीज A एंड B को तो पहले मैं तीनों निकाल लेता हूँ. इफ़ 2% फैमिलीज बाय ऑल 3, तो 2 यहाँ बीच में आ जाएगा. ठीक है जी. अब 10% फैमिलीज जो हैं, 5% फैमिलीज जो हैं वो A एंड B पढ़ रहे हैं. तो मैं 5 के लिए 3 माइनस और 5 माइनस 2 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 2 इंटरसेक्शन में दोनों में 5 आ जाएगा. अब 3% बाय B एंड C, 3% B एंड C पढ़ रहे हैं तो मतलब एक ही आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. 4% A एंड C कर रहे हैं तो 2 ऑलरेडी आ गया, तो 2 ही बचा 4 के लिए. ओके. अब यहाँ से आप फटाफट निकाल सकते हो. 40 में से कितना बच गया आपका? 3 2 5 2 7 माइनस करोगे तो 33% अंदर आ गया. 3 2 5 एक 6, 20 में से करोगे 14 यहाँ आ गया. 2 2 4 एक 5, तो 5% यहाँ आ गया. ये सारा परसेंटेज में चल रहा है. ओके, ये सारा परसेंटेज में चल रहा है. आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या मांग रहा है. ए पार्ट में देखो, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर A ओनली. A ओनली कितने आ रहा है? ऊपर से देख के लग रहा पता. A ओनली मेरा 30% मांग रहे हैं, 33%. तो बस क्वेश्चन हो गया. आपकी टोटल फैमिलीज कितनी है? 10,000. तो यानी कि मैं 33% 10,000 का निकाल दूंगा और जो मेरा 3300 आ जाएगा. तो 3300 फैमिलीज आपने कन्वर्ट करना नहीं भूलना. बी में
द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी सी, ना ए ले रहे, ना बी ले रहे, ना सी ले रहे। आप एक काम करो, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कि टोटल परसेंटेज कितनी हो रही है। सेकेंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए टोटल परसेंटेज जो यूज़ कर रहे हैं वो कितने हो गए, 40 प्लस 14 1 और 6 20, तो 60% जो है वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर ले रहे हैं। तो 60% लोग जो है मेरे न्यूज़पेपर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स विदाउट न्यूज़पेपर कितने बच गए, 40% बच गए। 40% नन न्यूज़पेपर, तो 40% ऑफ 10,000 निकाल देंगे तो वो फिर से कितना आ जाएगा, अपॉन 100 में कट गए, 4,000 लोग आ जाएंगे। 4,000 फैमिलीज जो हैं वो कुछ भी नहीं लेंगी। समझ आ गया जी सबको। अब सपोज आपको इसको ए ओनली को लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना इन तीनों को, वही लिख दूंगा मैं। तो मैं लिखूंगा कि एन ए में से मैं सब्ट्रैक्ट किसे करूंगा, आप ए इंटरसेक्शन बी को कर सकते हो क्योंकि एक बार में तो पूरी आएगी देखो, तो आप इसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी को कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास अब ये अकेला 2 बचता है, इसको तो आप ले नहीं पाओगे अकेला, तो इसमें भी इंटरसेक्शन फिर से लोगे, तो आप इसे क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दोगे। अब ये 2 बीच वाला 2 बार माइनस हो गया, तो आपको एक बार ऐड करना पड़ेगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अब ये आपके। अब आप इसे चाहे 1 नंबर के लिए करें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे अपना बिल्डअप करें कंसेप्ट, जेईई मेंस का कंसेप्ट बिल्डअप करें, तो देख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ सबने, राइट। कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो अब ये देखो ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं पता हो तो हम, और कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि A1 A2 A 30 सेट्स हैं, हर में 5 एलिमेंट है, ठीक है जी। B1 B2 Bn n सेट्स हैं, हर में 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये यूनियन जैसे समेशन होती है, कल आशीष आप नहीं आए थे शायद, आपको नहीं पता होगा, ये समेशन होती है, ऐसे यूनियन ऑफ ऑल होता है ये, ओके। सर नहीं, मैं आया था सर। अच्छा आया था, ठीक है, गुड। तो यूनियन ऑफ ऑल हो जाएगी। तो अब क्या मतलब है, सिंपल है। अब मेरे 30 सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 एलिमेंट्स आ रहे हैं। बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3n आ रहे हैं क्योंकि हर में 3 है, n एलिमेंट वो हैं, सेट्स हैं। अब s आ गया, s में आगे क्या बोल रहा है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ a, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 150 को 10 से, तो s के एलिमेंट आ गए। और एग्जैक्टली 9 ऑफ b, b को भी मेरे को 9 से डिवाइड करता हूँ, s के आगे, दोनों को इक्वेट किया मेरा, तो 45 इज इक्वल टू n, मेरा आंसर आ गया। 30th क्या बोल रहा है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m और n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सबसेट उसके इतने होंगे, दूसरे के सबसेट इतने होंगे, और फर्स्ट सबसेट कितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उसमें, 1। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। तो पहला सबसेट सेकेंड के सारे पॉसिबल सबसेट्स दोनों को माइनस किया, 112 मोर है। तो बस यहाँ से हम कैसे करेंगे, 112 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 112 के फैक्टर्स क्या हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 112 के फैक्टर्स। तो 2 इंटू 5 10 6, बस 8 इंटू 7 आ गया। 8 इंटू 7 में मेरे कितने बन गए, 7 ये आ गया और 8 ये, यानी 2 की पावर 4 इंटू 7, 16 इंटू 7, 112। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर m माइनस n, ठीक है जी, और -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7। अब मैं 2n तो डायरेक्ट इससे कर दूंगा, तो यहाँ से n मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, देखो m n में 4 2 में है, तो मेरे ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई b और c। अब इसके बाद 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 लिखना है मुझे, तो 2m माइनस n मेरे को 8 हो गया, ठीक है जी। अब n मैं 4 डाल सकता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 8, राइट।
तो अब 8 को मैं 2⁻³ भी लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा m-4 = 3 यानी m = 7। तो मेरा B आंसर है जी। देखो 31st टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्योंकि आप ABCD दिया, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। वेन डायग्राम ऑब्जेक्टिव का इसमें सबसे आसान वो है। अगर आप देखो तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम A, B और C बना लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या उसने बोला है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इससे थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट एक खोल लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस कॉम्प्लीमेंट को खोल लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लग के यहाँ पे यूनियन बन जाएगी, और B डबल कॉम्प्लीमेंट से B आ जाएगा, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट तो खुद ही होता है, यूनियन B इंटरसेक्शन C। देखो अब इसमें मैं इंटरसेक्शन को अगर वो भी कर दूं, देखो मैं कॉमन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, कॉमन तो मैं B को नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब इसके आगे देख लेते हैं कि अगर हमारी वेन डायग्राम हेल्प करती है। देखो सीधी सी बात, तो वेन डायग्राम अगर मेरी क्या है, पहले B इंटरसेक्शन C तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, तो B इंटरसेक्शन C मेरा ये चीज़ पूरी आ गई, राइट। अब A कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है, A कॉम्प्लीमेंट मेरा ये सारा है, इसमें B का ये पोर्शन भी आएगा सारा, ठीक है जी, ये पोर्शन भी आएगा कॉम्प्लीमेंट का, A के अलावा सारा आ रहा है, राइट। तो ये मेरा सारा A कॉम्प्लीमेंट है। अब इसकी यूनियन B के साथ करनी है, तो यूनियन अगर मैं B के साथ कर दूंगा तो B का जो बचा हुआ है वो भी आ जाएगा इसमें, यानी कि ये कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा यूनियन करते ही ये पोर्शन भी आ जाएगा और ये पोर्शन भी आ जाएगा क्योंकि B में है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनकी फिर से यूनियन करनी है, ठीक है जी। तो जितने भी मेरे डॉटेड हैं, देखो सिर्फ A वाला पोर्शन ही बच रहा है, ये जो खाली पोर्शन है यही बचा हुआ है, बाकी सारा तो मेरा आ ही रहा है। अब नीचे से राइट में देखना शुरू करते हैं कि क्या बोल रहा है वो। अच्छा कोई फ़र्क पड़ रहा है B इंटरसेक्शन C का, ये देखो ज़रा बस एक बार, क्योंकि A यूनियन B में ऑलरेडी सारा ही हमने कवर कर लिया है और B इंटरसेक्शन C ऑलरेडी उसमें आ रहा है। तो जब मैं इसके साथ यूनियन करूँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर B आ जाएगा। तो आपने ऐसे अपना हल्का सा स्मार्टनेस ऑन रखोगे तो जहाँ आपको जो फिट लगता है मेथड वहाँ तक उससे कर सकते हो, क्योंकि आपसे कोई वर्किंग नहीं मांगेगा इसमें। 32nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32nd क्वेश्चन कह रहा है लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। तो F1 पैरेललोग्राम्स है, F2 सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है, F3 जो है सेट ऑफ रोम्बस है, F4 स्क्वायर है, F5 ट्रेपेजियम है, तो देन F1 में भी इक्वल टू। अब देखो F1 क्या है, पैरेललोग्राम्स, F2 क्या है, रेक्टेंगल्स, F3 क्या है, रोम्बसेस, F4 क्या है, स्क्वायर्स, F5 क्या है, ट्रेपेजियम्स। तो F1 से F4 तो एक ही फैमिली के हैं, सारे पैरेललोग्राम्स की सब टाइप्स हैं, और F5 जो है वो ट्रेपेजियम है, वो क्वाड्रिलेटरल्स की सब टाइप है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, देन F1 में भी इक्वल टू, तो F1 किसके बराबर है, डेफिनेटली F2 F3 F4 के बराबर है। तो आपका आंसर बिना देखे ही डी है, सीधा सीधा, कि F2 की यूनियन कर दो, F3 की कर दो, F4 की कर दो और खुद F1 की भी कर दो। तो ये सारी पैरेललोग्राम्स हैं। बाकी में देखो आप F2 की इंटरसेक्शन F3 से करोगे, इंटरसेक्शन से कुछ निकल के नहीं आने वाला, क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस की इंटरसेक्शन से पैरेललोग्राम ही निकल के आती है सिर्फ। B में आप देखोगे F3 इंटरसेक्शन F4, F3 और F4 की करोगे रोम्बस और स्क्वायर की, तो भी पैरेललोग्राम निकल के आएगी इंटरसेक्शन से। F2 यूनियन F5 करोगे, F2 यूनियन F5 से कुछ भी निकल नहीं आ रहा, ट्रेपेजियम बन जाएगी। बेस्ट आंसर इज डी, क्योंकि F1 से उसने ट्रेपेजियम निकाल दी, सबकी यूनियन करोगे तो 100% पैरेललोग्राम्स निकल के आएंगी।
37th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, अब यहाँ नेचुरल नंबर है, कुछ n दिया नहीं हुआ, एंड y इज इक्वल टू दिस, n बिलोंग्स टू n, देन ये सारी चेक करनी है x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं x को क्या बोल रहा है। अब मैं x खोल रहा हूँ, जब मैं n को 0 डाल रहा हूँ, अच्छा नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट करेंगे, n को जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये आ जाएगा 8 - 8 0। जब मैं n को 2 डाल रहा हूँ तो 16, ये 14 15, तो 1 आ रहा है, 16 - 15। n को 3 डाल लेते हैं तो 7.3 - 1, तो ये मेरा ज़्यादा हो जाएगा 64 - 22, नहीं 64 - 21, और वो कितना बनेगा जी ये? सर देखने की जरूरत ही नहीं है सर, भाई देखो आप। एक मिनट, जस्ट वेट, एक सेकंड, जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए सबको। तो 8 × 3, सॉरी 512 होता है, गलत ले रहा था मैं, और इसमें से मेरे को 22 को सब्ट्रैक्ट करना। 7 × 3 21, 21 और 1 22, कितना बन गया? सर हाँ जी बेटा, एक मिनट बेटा, जस्ट वेट। 11 में से 2 9, 490। तो ये सेकंड वाला भी गलत है जी, 8 × 64, 64 - 15 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे सॉर्ट ऑफ अभी आगे पूरे जा सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे को समझने की कोशिश अगर कर रहा हूँ, y को, तो y में क्या आ रहा है मेरा, अगर n को मैं क्या ले रहा हूँ, आप एक बार या तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं तो n - 1 आ जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी निकाल लो। तो इसको जब n को मैं 0 लूँगा तो 49 0 ले नहीं सकता, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 जब लेंगे 49, 1 - 1 तो ये 0 आ जाएगा, 49 2 - 1 49 आ जाएगा। तो अब ये 49 के मल्टीपल चलते रहेंगे, ठीक है जी। 3 - 1, ऐसे ही आपका कितना बन जाएगा ये 2 2 9 18, 1 2 × 4 8 9 98, ठीक है। तो ये यहाँ तो मेरे 49 के बेसिकली मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। और इधर आप देखोगे तो इधर भी 49 का बन रहा है, ठीक है बात। तो इसका क्या मतलब है कि जो x है वो y का सबसेट है, x जो है y का सबसेट है, क्योंकि इसके इसमें अवेलेबल आ रहे हैं, 0 भी है 0 भी है। तो मेरा आंसर जो मैच कर रहा है वो A है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अ सर्वे शोज, ये भी स्टार लगा लो इसमें भी, ये दोनों पे सर्कल लगा लेना। अ सर्वे शोज 63% ऑफ पीपल वॉच न्यूज चैनल, ठीक है, वॉच अ न्यूज चैनल, 76 वॉच अनदर न्यूज चैनल, इफ X% ऑफ पीपल वॉच बोथ द चैनल्स देन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुछ चीज़ सिखा के जाएगा, तो स्टार लगाओ। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक न्यूज़पेपर है मेरे पास, वो 63% लोग जो है एक न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ चैनल को मेरे 63% लोग देख रहे हैं, सेकंड न्यूज़ चैनल को मेरे 76% लोग देख रहे हैं, राइट, और दोनों को मेरे X% देख रहे हैं। तो वो कहता है देन आपको बताना है कि ये सब X की क्या वैल्यू होगी, राइट। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोचो। इसमें देखो, मैं इसमें अगर यूनियन लगाता हूँ, यूनियन वाला फॉर्मूला, तो NA यूनियन B, ये कितना हो जाएगा 63 + 76 - X, राइट। तो कहने को यहाँ क्या आ जाएगा 639 और 7 6 139, ठीक है जी, -X। अब दो वेरिएबल्स हैं, ये भी मेरे को दिया नहीं हुआ, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें दो कंडीशंस ले सकता हूँ देखो। और वो कंडीशंस क्या है कि मेरी मैक्सिमम वो कब होती है, मैक्सिमम यूनियन मैक्स कब करती है, जब पूरा यूनिवर्स होती है वो, व्हेन इट इज इक्वल टू फुल यूनिवर्स। तो पूरा यूनिवर्स क्या होगा 100% होगा हमेशा, है ना, जब सारे ही लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं तब होगा। तो मैक्स केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 ले लूँगा, ठीक है, दिस इज फॉर मैक्स केस। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो x = 39 आ गया, ठीक है जी। तो आप क्या बोलेंगे कि डी ऑप्शन है, नहीं, वेट, अभी भी ये आधा है क्वेश्चन, ठीक है।
ये जो वैल्यू निकली है दैट इज ओनली फॉर मैक्स, ठीक है। मैक्स मेरी जब यूनियन होगी तो एक्स मेरा 39 हो सकता है, ठीक है। अब जब यूनियन मैक्स होती है तो इंटरसेक्शन मिनिमम होती है, तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी मेरी, राइट। अब क्या है, दूसरी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, अब खुद सोचो कि मेरी इंटरसेक्शन यूनियन मेरी जो है मैक्स तो मैंने ले ली, मिनिमम कब होगी, एन ए यूनियन बी जो है मेरी वो मिनिमम कब होगी, तो एन ए यूनियन बी मेरी मिनिमम तब होगी जब वो किसी एक सेट के बराबर होगी। अब 63% के बराबर तो हो नहीं सकती क्योंकि 76 बड़ा है, तो 76 के बराबर होगी, तो इसका मतलब जब वो 76% के बराबर होगी तब वो मिनिमम होगी मेरी यूनियन, क्योंकि यूनियन मेरी अब ए और बी से छोटी तो आ नहीं सकती। अगर ए मैं बी का सबसेट बना दूं तो भी बी के जितनी आएगी, तो 76 से कम नहीं मैं ले जा सकता यूनियन को। तो मैं इसको अगर 76 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो 76 इज इक्वल टू 139 माइनस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास मिनिमम और मैक्स की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, राइट, 39 से 63, तो आंसर मेरा क्या आएगा जी, सी आएगा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो 42nd में क्या बोल रहा है वो, सॉरी 41st था, 42nd ही था, ठीक। इफ लेट s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, तो इसमें तो मैं क्लियर ही है, कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, लेस देन 100 है, तो लास्ट विल बी 99। ओके, p इज अ सेट, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो ये मेरा s था, p मेरा प्राइम नंबर है लेस देन 20, तो 2 3 5 7 11, ओके, देन कम्स 13 एंड देन कम्स 17 एंड 19 लेस देन 20, तो कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए मेरे पास, ठीक है। और ये कितने एलिमेंट हो गए, ये देखो 3 के मल्टीपल से ही आइडिया लग जाएगा कितने हैं, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 33, तो 33 एलिमेंट्स मेरे पास ये हो गए। तो मेरे पास उसने क्या मांगे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एंड पी दोनों कंबाइन करके कितने आएंगे, 33 प्लस 8 41, ठीक है जी। तो 41 कहीं नहीं दिया, किसी एक ऑप्शन को छेड़ लो, इसको डी को छेड़ लो, तो इसको 41 कर लो और आंसर इज 41। 40 क्या, एक 3 रिपीट हो रहा है, एक 3 रिपीट हो रहा है, तो उससे देखो लिसन, कोई बात नहीं, लेट मी आंसर। आपको यूनियन थोड़ी मांगी है उसने, आप रेपिटेशन को काउंट क्यों नहीं कर रहे हो, उसने तो सिर्फ दोनों के एलिमेंट्स का एडिशन मांगा। 39 क्वेश्चन बोल रहा है इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ओके, तो ये ए और बी दिए हुए हैं और इनका हमें बताना है कि क्या कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन है इनकी। तो देखो ए सेट क्या है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखना मुझे, y इज इक्वल टू 1/x और x जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो रियल नंबर है, तो मैं इसको सिंपली 1-2 नंबर ले लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है मुझे x कॉमा वाई को, और y इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है। a को लिख रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, तो x को मैं 1 ले लेता हूँ और y को 1 ले लेता हूँ, तभी ये इक्वल आएगा। देखो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो 1,1 मेरा ओके है। अब मैं क्या करता हूँ, x और किस केस में 1 आएगा, ये -1 के केस में आ सकता है, देखो इक्वल कि -1 इज इक्वल टू 1/-1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 राइट, और 0 के तो ले नहीं सकते, 0 तो अलाउड नहीं x को लेना, ठीक है। अगर मैं x को 2 ले रहा हूँ, सपोज x को मैं 2 ले रहा हूँ, तो y कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं x को -2 ले रहा हूँ तो y मेरा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो a आ गया। अब b को समझते हैं, इधर b सेट को मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना है x y, और रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू -x है, तो y इज इक्वल टू -x डालो। अब यही वाली वैल्यूज डालते ताकि क्लैरिटी आ जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 0 ले सकते हैं हम। तो इसमें मैं अगर x को 1 डाल रहा हूँ तो y -1 आ रहा है, ठीक है ना। x को अगर 1 डाल रहे हैं तो y -1 आ रहा है, x को अगर -1 डाल रहा हूँ तो y 1 आ रहा है, x को अगर 2 डाल रहा हूँ तो -2 आ रहा है, मतलब साइंस चेंज हो रहा है, -2 डालो तो 2। अब इन दोनों को देखो एक बार, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है,
यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 1 1, यहाँ पे 1 के साथ बन रहा है -1, -1 के साथ यहाँ -1 बन रहा है, अलग बन रहा है, यहाँ 2 के साथ 1/2 बन रहा है, यहाँ -2 बन रहा है। तो आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। आंसर मेरा क्या आने वाला है, सी आने वाला है, A × B = 5।